पाठ 15 अव्यय शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द दोनों एक ही है। अव्यय शब्द भी कह सकते हैं और अविकारी शब्द भी। अब देखिए अव्यय, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। तो व्यय का अपोजिट बना दिया अव्यय, यानी ऐसे शब्द जो खर्च नहीं हो सकते, और खर्च से यहाँ मतलब है जो चेंज नहीं हो सकते, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरीके से विकार का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, और विकारी जो परिवर्तित हो सके, अविकारी जो परिवर्तित नहीं हो सके। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है कि वो शब्द जो कभी चेंज नहीं होते, जिन पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल पुरुष आदि के प्रभाव से किसी प्रकार का विकार यानी परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। और ये इसके 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहले क्रिया विशेषण, एडवर्ब, आपने पढ़ा है इंग्लिश में भी। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दादी जी धीरे धीरे चलती हैं। धीरे धीरे क्रिया की विशेषता है, वो चलती हैं, लेकिन कैसे? धीरे धीरे। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताई गई है। वह अचानक गिर पड़ी। गिर पड़ी कैसे? कब? अचानक। ठीक है। चाचा जी भीतर बैठे हैं। बैठे हैं क्रिया है। कहाँ बैठे? भीतर बैठे। तो मैंने यहाँ शब्द लगाया कहाँ, और कहाँ से जगह का पता चलता है? तो क्या बना? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अचानक कैसे? कैसे शब्द से बना रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और कैसे चलती है, ये भी हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब देखिए इसी को यहाँ पे और एक्सप्लेन किया गया है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक जिसे समय का पता चले, स्थानवाचक समय का जगह का पता चले, परिमाणवाचक मात्रा का पता चले, रीतिवाचक ढंग का पता चले। जैसे हर्ष दिन भर खेलता रहता है, दिन भर समय है, कल समय है। ठीक है। स्थानवाचक अंजलि यहाँ बैठी है, यहाँ स्थान है। ठीक है। अंदर, अंदर भी जगह है, तो जगह का बोध हो, स्थानवाचक। परीक्षा में सफलता के लिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना चाहिए। कितना परिश्रम? अधिक। मात्रा के बारे में बताया गया है, अधिक, बहुत, ये क्या है? परिमाण। और रीतिवाचक यानी ढंग का पता चले। जरा सी असावधानी से किताबें धड़ाधड़ गिर पड़ी। कैसे? किस ढंग से? धड़ाधड़। झटपट तैयार हो जाओ। कैसे तैयार हो जाओ? झटपट। ठीक है। तो अब देखिए विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। पहले तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताया वो विशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बताया वो क्रिया विशेषण। अब यहाँ देखिए इनके अंतर से पता चलेगा। मंत्री जी की सभा में काफ़ी लोग आए थे, ये परिमाणवाचक विशेषण है। काफ़ी लोग, क्रिया है आए थे, लेकिन काफ़ी का आए थे से कोई संबंध नहीं है, लोग से संबंध है। काफ़ी लोग, और लोग क्या है? संज्ञा। तो इसलिए ये हुआ विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। हम काफ़ी चल चुके हैं, चलना क्रिया है, और हम कितना चल चुके हैं? काफ़ी। ठीक है। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे संज्ञा की विशेषता थी, यहाँ पर चलना यानी क्रिया की विशेषता है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके। अब इसका सेकंड पार्ट है संबंध बोधक, प्रीपोजिशन जिसे कहते हैं। जिन अविकारी शब्दों से संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे अलमारी के अंदर पुस्तकें हैं, ये दूसरी एक संज्ञा और ये दूसरी संज्ञा, इन दोनों के बीच में से अगर हम ये के अंदर शब्द हटा देते हैं तो क्या पता चल पाएगा कि पुस्तकों की पोजीशन क्या है? नहीं। तो ये वो शब्द हैं जो एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं। तो के अंदर, के भीतर, के सामने, आजन्म, के द्वारा, ये सब संबंध बोधक शब्द हैं। संबंध बोधक अव्यय का वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग यानी जिस तरीके से हम उसे प्रयोग करते हैं, व्युत्पत्ति यानी वो किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई है, और अर्थ यानी उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो अर्थ के आधार पर देखिए, ये बताया गया यहाँ पे, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। अर्थ के आधार पर काफ़ी सारे हैं, और जैसा कि नाम है वैसा ही उनसे पता चल जाता है कि किस तरह का संबंध बोधक शब्द होगा। कालवाचक जिससे समय का पता चले, जैसे के बाद, के उपरांत, से पहले, के पश्चात, के आगे, के पीछे। स्थानवाचक
के नीचे, पास, निकट, समीप, तले, आगे, पीछे, ठीक है। दिशावाचक की ओर, आसपास, पार, तरफ। साधनवाचक, समतावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, सहचरवाचक, विरोधवाचक, संग्रहवाचक, व्यतिरेकवाचक और विनिमयवाचक, ठीक है। थर्ड पार्ट है समुच्चय बोधक शब्द, यानी कंजक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है जिन शब्दों से, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा भारत के दो राज्य हैं। पंजाब भारत का एक राज्य है, हरियाणा भारत का एक राज्य है। दोनों सेंटेंस को और से जोड़ दिया कि पंजाब और हरियाणा, तो ये हुआ समुच्चय बोधक शब्द। प्रत्येक अभिभावक चाहता है, ये एक सेंटेंस है, उसकी संतान अच्छे गुण सीखे, ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों को जोड़ा की से। क्या चाहता है? कि उसकी संतान अच्छे गुण सीखे। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये समुच्चय बोधक हैं। अब समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण और विअधिकरण। अब ये देखें कि ये क्या होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का अभिप्राय उन शब्दों से है जो दो या दो उससे अधिक समान पदों, यानी एक जैसे पदों, पदबंधों, उपवाक्य, वाक्य को जोड़ते हैं, यानी जो एक जैसे वाक्यों को जोड़े। लड़के लड़कियां, लड़के नाच रहे हैं, लड़कियां नाच रही है, सेम सेंटेंस है, और से जोड़ दिया। तुम जलेबी, पेड़ा, घेवर क्यों लाए हो? सब मिठाइयों के नाम है, इन्हें तथा से जोड़ दिया। माँ, मेहमान, लोग हैं, एवं से जोड़ दिया, ठीक है। मोहन ने बल्ला लिया और वह बल्लेबाजी करने लगा। एक ही तरह के सेंटेंस हैं, तो इन्हें एक ही तरह के, इन्हें समान जो वाक्य होंगे उन्हें जोड़ने वाले शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक होंगे। अब इसके भी चार भेद होते हैं। संयोजक, जिनसे वाक्य जुड़ते हैं। विभाजक, जिनसे वाक्य अलग होते हैं। विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। संयोजक जैसे राम, लक्ष्मण एवं सीता, वाक्य जुड़ गए, शब्द जुड़ गए इससे। विभाजक, आपने किताब पढ़ी या नहीं, पढ़ी या नहीं, अलग अलग है, ठीक है। विकल्प, ये है ना विकल्प, ऑप्शन प्रतीत हो रहा है इससे। विरोधक यानी विरोध, जिससे विरोध का भाव प्रतीत हो। तुम जाओ किंतु मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, ये सब विरोधक है। परिणाम दर्शक, परिणाम जैसे रिजल्ट का बोध हो, जैसे चुप रहो अन्यथा बाहर निकाल दिए जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है? परिमाण दर्शक, परिणाम दर्शक, सॉरी। अब नेक्स्ट है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो शब्द किसी वाक्य के एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है। एक या उससे ज़्यादा आश्रित यानी जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं वाक्य, यानी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उन्हें दूसरा सेंटेंस चाहिए होता है। तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि मैं भाग कर जाता तो उसे बचा लेता, मैं भाग कर जाता उसे बचा लेता। दोनों सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है जब तक इन्हें किसी से ना जोड़ा जाए। मैं भाग कर जाता तो क्या होता, आगे का सेंटेंस बोला जाएगा तो पता चलेगा क्या होता, ठीक है। या अगर मैं पीछे वाला सेंटेंस बोलूँ उससे बचा लेता, कब, कैसे, यानी जब दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो जब दोनों सेंटेंस को बोला जाएगा और दोनों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। और इसके भी चार भेद हैं। कारणवाचक, जिससे कारण का पता चले, क्योंकि, इसलिए, चूंकि, इस कारण। कारण, सीमा गरीब है इसलिए कुछ नहीं ला सकी। कुछ क्यों नहीं ला सकी? क्योंकि वो गरीब है, इसमें कारण बताया जा रहा है ना। संकेतवाचक यानी इशारा, जब वह ना माने तब कोई और युक्ति अपनाना। उद्देश्यवाचक, मैं भागा, उद्देश्य है ताकि गाड़ी पकड़ सकूं, यहाँ उद्देश्य बताया जा रहा है। और स्वरूप, ऐसा लग रहा था मानो शाम हो गई। यह अव्यय पहले वाक्यांश का अर्थ व्यक्त करता है। इसका अर्थ, ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था, तो इसका अर्थ बता रहा है कि जैसे शाम हो गई हो। तो अर्थात, यानी, मानो कि, जो, यहाँ तक, ये सारे शब्द स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। उसके बाद है निपात। जो अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त शब्द के साथ जोड़कर उसे बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। यानी सोनिया ने, अगर मैं यहाँ से ही शब्द हटा दूँ, सोनिया ने रीना को मारा है, ठीक है, मारा है, लेकिन जब उसमें ही शब्द जोड़ दिया तो हमारे सेंटेंस को और पावर मिली और बल मिला कि सोनिया ने ही रीना को मारा है। सोनिया ने रीना को ही मारा है, यानी किसी और को नहीं मारा, सिर्फ रीना को ही मारा है। सोनिया ने रीना को
मारा ही है और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो 3 तरीके से इस्तेमाल किया गया, लेकिन इससे वाक्य को बल मिल रहा है। तो निपात का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, यानी अगर ही वर्ड क्या है, कुछ नहीं, अगर आप अकेले ही वर्ड यूज़ करोगे तो कैसे करोगे, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये सेंटेंस में आके ही कुछ ना कुछ सेंटेंस को रूप देते हैं। निपात के प्रयोग से पद को बल मिलता है, जैसा भी बताया। निपात के प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। कुछ निपात इस प्रकार हैं, केवल, भी, तो, तक, न, ये सब। विस्मयादिबोधक शब्द, जैसा कि यहाँ वाक्य दिए गए हैं। हाय शालू का पाँव फिसल गया। शाबाश, तुम परीक्षा में प्रथम आए। वाह, कितना सुंदर महल है। तो ये जो हाईलाइटेड शब्द हैं, ये क्या है, विस्मयादिबोधक। ऐसे अविकारी शब्द जो वक्ता यानी बोलने वाले या लेखक के भय, क्रोध, आश्चर्य, शोक, घृणा, स्वीकृति आदि मनोभावों को प्रकट करे, यानी मन के भाव जिन शब्दों से प्रकट हो जाते हैं वो विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। यहाँ पे इसके कुछ भेद दिए गए हैं। विस्मयबोधक, जिससे हैरानी हो, शोक हो, हर्ष, खुशी, प्रशंसा, तारीफ, क्रोध, गुस्सा, भय, डर, ठीक है। चेतावनी बोधक, घृणा बोधक, इच्छा बोधक, संबोधन बोधक, अनुमोदन बोधक, आशीर्वाद बोधक, ठीक है।